नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9 बज चुके हैं। 9 बजे हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ था जो हमारी साइंस की क्लासेस का हुआ था, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद में हम आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो आज वो क्लास कंप्लीट करने के लिए आज फिर से कंटिन्यू की जा रही है। तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो आपके एक नए सब्जेक्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट कौन सा? अब आपका बायोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं, हम जीव विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराई, यानी भौतिक विज्ञान को मैंने कंप्लीट कराया। जो भी क्वेश्चन सीरीज थी, जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, उनकी सीरीज को मैंने चलाया था और उस सीरीज को कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद में आपने अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाकर उस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने आपकी डिमांड पर चैप्टर वाइज चलाया था। जैसे कि आपके जो चैप्टर हैं, हर चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहते थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे मैंने बढ़ाया था। तो अब वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी को, यानी जीव विज्ञान को। तो अब जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं कि जीव विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहले सिलेबस के बारे में। तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं पहले आपको डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है, इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज ही चलाऊं। इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज में पहला चैप्टर जो रहने वाला है वो आपका है जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जो आपकी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं, क्योंकि पहला टॉपिक आपका यही है। दूसरा है आपका कोशिकाएं, यानी हम सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के बाद में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में और टिश्यू के बारे में, रक्त और ऊतक के बारे में। उसके बाद में हम प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, यानी जो हमारी टैक्सोनॉमी आती है उस वर्गीकरण को हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका वर्गीकरण आता है, वर्गीकरण में आपका जूलॉजी और बॉटनी के बारे में बात करता है। जो हमारा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में बात करता है, हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में न्यूट्रिशन और एंजाइम और हार्मोन्स को कंप्लीट करेंगे। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो आपके रेलवे में आए हुए उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो वास्तव में आपके लिए आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे है आपका मानव तंत्र। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मानव तंत्र, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक आपके रहते हैं। जैसे आपका पाचन तंत्र, जो हमारा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका भोजन का पाचन होता है। इसके बाद में हम श्वसन तंत्र, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है और कंकाल तंत्र है। तो ये सारे जो सिस्टम हैं, हम इनके बारे में भी कंप्लीट करेंगे। इनके बारे में भी हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आगे आपकी जो आती हैं डिसीज और वैक्सीन, यानी जो भी आपके रोग होते हैं, चाहे वो आपके प्लांट के हों चाहे वो आपके मनुष्यों के हों, उनके बारे में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आगे है आपका विविध, यानी जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे एक्स्ट्रा में, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे, यानी मिक्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे, जो आपका जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है उनको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी हम ब्रांचेस पढ़ने वाले हैं। तो ब्रांचेस पढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रो पार्ट बता दूं कि हमें बायोलॉजी को पढ़ना है। जो आपका पहला टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमें, यानी जैसे अगर मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज देता हूं। जैसे हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी जो है, आपको पता है बायोलॉजी में आपको यहाँ पे 2 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे। एक है आपका बायो और दूसरा है आपका लॉजी। तो मैं इनके बारे में बात करूं तो एक वर्ड बनेगा आपका बायोस और दूसरा वर्ड जो है वो है आपका लॉजी। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इन दोनों का अपना अपना एक मतलब होता है, अपना एक अर्थ होता है। तो जैसे मैं बायोस की बात करूंगा तो ये किसकी बात करता है? ये लिविंग्स की बात करता है। ये क्या बात करता है? ये आपके सजीवों की बात करता है, लिविंग्स थिंग्स की बात करता है। और जो लोगोस होता है, इस लोगोस का मतलब क्या होता है? तो लोगोस का मतलब होता है आपका स्टडी। जब ये बात आ जाए, यानी यहां पे क्या हो रहा है? लिविंग्स की स्टडी। इसलिए बायोलॉजी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ लिविंग्स। क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ लिविंग्स। अब यहां पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? लिविंग्स की स्टडी को हमने क्या बोला है? बायोलॉजी बोला है। अब बात अगर ये पूछा जाए, जो लिविंग्स हैं,
इनको पहचानते कैसे हैं? तो हमेशा याद रखना, हम इनको पहचानते कैसे हैं? हम पहचानते हैं इनके न्यूट्रिशन के बेस पे, यानी ये पोषण करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे भोजन लेंगे, ठीक है। इनके मूवमेंट के आधार पर ये एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हैं, मूवमेंट के आधार पर इनको पहचान सकते हैं। मूवमेंट के अलावा इनके अंदर ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट भी होगा, ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट भी होगा, यानी वृद्धि भी होगी और इसके साथ में विकास भी होगा। ये सारी चीजें कब होंगी? जब हमारे पास में क्या हो? जब हमारे पास में रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र हो, जिसे हम कहते हैं कि हम सांस लेते हो। तो ये सारी कब होंगी? जब हम रेस्पायरेशन करेंगे या रेस्पायरेटरी सिस्टम होगा हमारे पास में। तो ये होता है आपका बायोलॉजी, जहां पे मैंने क्या बताया कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायोस और लोगोस। दूसरा, बायोस का मतलब होता है लिविंग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जहां पर इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग्स। यहां पर हम सजीवों का अध्ययन करने वाले हैं और सजीवों को किस तरीके से पहचानते हैं वो मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अगर आपसे ये पूछा जाए। इसके अलावा अब बायोलॉजी को भी मैंने क्या बोला, दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो अगर टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो जिसमें आती है आपकी जूलॉजी और बॉटनी, तो उनके भी फादर पूछे जाते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बायोलॉजी की बात करी, तो बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी यहां पे कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करने वाले कौन थे? कार्ल लिनियस, जिनका नाम क्या है? कार्ल लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो जिसको डिवाइड करने वाला कौन था? कार्ल लिनियस था, जिसे हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये हो गए आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसे वर्गीकरण होता है ना, वर्गीकरण करने वाले कौन थे? वो थे आपके कार्ल लिनियस, ठीक है। ये तो हो गया वर्गीकरण। लाइव है या रिकॉर्डेड है सर? भाई लाइव है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए उस पर कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन जैसे ही ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में मैं आपके कमेंट भी देखूंगा, तो ये भी मैं बता दूं, हाँ लाइव है, ठीक है। टैक्सोनॉमी की बात कर ली। अब ये टैक्सोनॉमी किसकी है? बायोलॉजी की है। तो बायोलॉजी के अगर फादर की बात करेंगे तो वो कौन है? वो है आपके अरस्तु, जिसे हम अरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा टैक्सोनॉमी की बात करेंगे तो बायोलॉजी के अलावा जूलॉजी के भी अगर मैं बात करूं तो जूलॉजी के भी अरिस्टोटल हैं। ये भी फादर कौन है? अरिस्टोटल। अब बात आती है आपके फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है इनका? थियोफ्रेस्टस। तो ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन, यानी इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो पार्ट बताया। क्या बताया है? इंट्रो पार्ट, जो हम बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम उसके इंट्रो पार्ट को मैंने आपको आपके सामने रखा है। अब बात करते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा पहला चैप्टर है, इस कौन सा चैप्टर पढ़ा बताया था मैंने? जीव विज्ञान की शाखाएं। जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं हम उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सबसे पहले बात करता है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? क्या है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है, यानी जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सामने आपके सामने ऑप्शन है 4, विकासी जीव विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है मानव शास्त्र, जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है जेनेटिक्स, जिसे आनुवंशिकी कहते हैं, और चौथा है जैव प्रौद्योगिकी, जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर जो केंद्रित होता है, तो इनमें से कौन सा होता है? तो याद रखना, जब मैं वंशानुक्रम की बात करता हूं तो वंशानुक्रम की जब बात करेंगे तो वहां पे हमेशा जेनेटिक्स होगा। क्या होगा? वहां पे हमेशा जेनेटिक्स होगा, क्योंकि जेनेटिक्स ही है, आनुवंशिकता ही है
जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में संचरित होती है। आनुवंशिकता ही पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में संचरित होती है, यानी गुण जो हैं वो आपके क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये किसने बताया था? अगर मैं आनुवंशिकी की बात करूं तो जैसे जैसे मेरे चीजें आती जाएंगी मैं उसके अकॉर्डिंग फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करूंगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, क्या नाम है उनका? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है, दबंग का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मैंने बताया था कि मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा जो वास्तव में प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे या फिर जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस भी रहते हैं। और ये कब आया था? ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था, जो 2022 की शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था, बिल्कुल दबंग भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या कहता है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? जो फसल की जाती है जिसमें सब्जियां, फल और फूल जैसी जो उच्च मूल्य वाली जो वस्तुएं होती हैं, उनकी खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सेरीकल्चर। ऑप्शन बी कहता है पिसीकल्चर। सी क्या कहता है यहाँ पे? एपीकल्चर। और डी यहाँ पे कहता है हॉर्टिकल्चर। और दबंग ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। पप्पूराम मीणा, भाई आपका स्वागत है पप्पूराम मीणा, ऑप्शन नंबर डी बता दिया है आपने भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हॉर्टिकल्चर जो है, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूं तो ये भी आपके 2 टाइप से होती है। एक होती है आपकी खाद्य और दूसरी होती है जिसमें आती है अखाद्य। यानी खाद्य की जब मैं बात करूंगा तो जिसमें क्या आएगा, जिसके अंदर आएगा फल, सब्जी और अनाज। और अखाद्य की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाता है? फूल और पौधे आते हैं। बाकी आपके सामने 3 ऑप्शन है। सेरीकल्चर, रेशम के कीट का पालन किया जाता है। पिसीकल्चर में मछली का पालन किया जाता है। और एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल चुका है बिल्कुल। शिखा कुमारी, नमस्ते शिखा कुमारी, बहुत दिन बाद क्लास हो रही है, ये आपको पता ही है। तो इससे पहले फिजिक्स की क्लासेस हुई थी, वो मैंने कंप्लीट कराई थी। उसके बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो ये लगभग आपकी दिवाली के बाद में मैं आपके पास में क्लास लेने आया हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको सॉल्व होल में। आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ भाई दबंग भाई, पता है कि आप नए स्टूडेंट हैं, मुझे मालूम पड़ गया था। लेकिन अभी क्या है कि मैं आज के आपके लिए सामने खुद आज नया आई हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग सर, बहुत दिन बाद क्लास। हाँ बिल्कुल, लगभग दिवाली के बाद अब क्लास हो रही है। तो अगर मैं दिवाली के बाद में, दिवाली के टाइम पे मैं आपकी फिजिक्स कंप्लीट करके गया था, उसके शायद दिवाली के बाद में 2 दिन क्लास और हुई थी। उसके बाद में आपकी मैं फिर से क्लास लेने आ चुका हूँ। तो कुछ टाइम से प्रॉब्लम थी, वो मैंने आप कहते हैं ना कि प्रॉब्लम शेयर करने से कोई फ़ायदा तो अभी है नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैं आपके सामने आ चुका हूँ। मैं अपने आईडी से आता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई, अपनी आईडी से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे की आईडी से भी आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पढ़ना जरूरी है, किसी भी आईडी से पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। आई एम अंकित राज भिंड से, यानी एमपी से हैं सर। मैं कहीं था बस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को, यहाँ पे सेल की जो स्टडी होती है, कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सामने आपके पास में 4 ऑप्शन है। एक 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ए है आपका सेरोलॉजी, बी यहाँ पे कहता है साइटोप्लाज्म, सी कहता है यहाँ पे साइटोलॉजी, और डी कहता है एटियोलॉजी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? पप्पूराम मीणा, दबंग, जिन्हें हम अंकित के नाम से जानते हैं, उन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी। और रेशमा बता रही हैं साइटोप्लाज्म। तो रेशमा यहाँ पे साइटोप्लाज्म आंसर नहीं होगा, ऑप्शन आपका होगा साइटोलॉजी। ठीक है, क्या होगा? साइटोलॉजी। जो सेल्स की स्टडी होती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, अगर ये आपकी क्या है, अगर ये आपकी सेल है और इस सेल के अंदर जो पानी टाइप का, यानी कहते हैं जेल टाइप का जो रहता है, उस जेल टाइप को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इस जेल टाइप को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इंग्लिश में साइटोप्लाज्म है, हिंदी में कहेंगे इसे कोशिका द्रव्य।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल शिखा कुमारी, साइटोलॉजी कहलाता है आपका कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, सामने आपके सीरोलॉजी लिखा है, तो सीरम जैसे आपके शारीरिक तरल पदार्थ होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। साइटोप्लाज्म बता ही दिया। एटियोलॉजी की बात करेंगे तो जो रोग होते हैं उनकी पहचान करना और उनके निदान के लिए जो अध्ययन किया जाता है वो इस एटियोलॉजी के अंदर किया जाता है। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी। शिप्रा, मैं तो पीसीएम से हूं तो मेरे लिए तो सब न्यू है। अच्छा, पीसीएम से हो, अच्छा मैथ से हो तो कोई बात नहीं है, नया, मैं भी मैथ से ही हूँ, पीसीएम से ही हूँ। ठीक है जी, अब आ चुके हैं, अच्छा अपनी आईडी से आ चुके हैं अंकित राज भाई, दबंग भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बैक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या है इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन, सब्जियों की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, बी कहता है आम की खेती को कहा जाता है, सी ने बोला कि अंगूर की खेती होती है उसे विटीकल्चर कहा जाता है, और लास्ट ऑप्शन है फूलों की खेती को कहा जाता है। तो विटीकल्चर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पुलिस में जो एग्जाम आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी विटीकल्चर के बारे में पूछा गया था। 4 ऑप्शन यहां पे दिया है। अंकित राज ने बताया सब्जियों के, और कृतेश राजपूत ने बताया ग्रेप्स, सृष्टि गौतम, हेलो सर गुड इवनिंग, हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हूँ, अभी आपके सामने हूँ, बढ़िया हूँ, अगर नहीं था तब तक नहीं था सामने। ठीक है भाई, सृष्टि गौतम। चलिए यहाँ पे बात करेंगे विटीकल्चर की, बात करेंगे तो 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले दिया सब्जियों की खेती के बारे में। तो सब्जियों की खेती को हम क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें, आम की खेती के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं है। अंगूर की खेती की बात करें तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहा जाता है, विटीकल्चर। और फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरीकल्चर। अगर मैं फूलों की खेती की बात करूं तो इसे फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, मछली पालन क्या कहलाता है, कंकाल का अध्ययन क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। ठीक है जी, बिल्कुल सृष्टि गौतम, आंसर सही है अंगूर। हाँ, फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल अंकित राज। सर जीके जीएस कब चलता है, तो इससे पहले जीके जीएस की क्लास होती है शाम को 6 बजे जो क्लास होती है वो आपकी जीके और जीएस की क्लास होती है जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो 8 बजे क्लास होती है वो आपकी मैथ्स की क्लास होती है। और 9 बजे की जो क्लास होती थी अब फिर से स्टार्ट हुई है वो आपकी साइंस की क्लासेस रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आता है एपिग्राफी क्या कहलाता है। एपिग्राफी इनके अकॉर्डिंग किसकी स्टडी है, इसका आंसर बताना है। आंसर आपके सामने है, कंकालों का अध्ययन। तो यहां पे मैं बता दूं, कंकाल का अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शिलालेख की बात करेंगे, कृतेश के आंसर है मानचित्र और अंकित राज ने बताया है शिलालेख। चलिए देखते हैं। तो शिलालेखों की बात करेंगे तो शिलालेख वास्तव में बिल्कुल सही आंसर दिया है। एपिग्राफी यहां पे क्या है, शिलालेख जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है इसके अंदर, तो वो उसे एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, सी है आपका मानचित्र वाला, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि जब भी हम मानचित्रों के अध्ययन की बात करेंगे तो इसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल अंकित राज, कार्टोग्राफी कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन करेंगे तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, न्यूमिमेस्टिक। क्या कहते हैं, न्यूमिमेस्टिक कहा जाता है। क्योंकि यह हो सकता है कई लोगों को नया पता चला हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, कंकालों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, शिलालेख का आपका एपिग्राफी, मानचित्र का कार्टोग्राफी, सिक्कों का आपका न्यूमिमेस्टिक कहलाता है। ठीक है जी, शिखा कुमारी का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है पक्षियों के बारे में। धीरे धीरे जो आपकी चीजें हैं जैसे मानव के बारे में, पक्षियों के बारे में, ये सारी चीजें, फलों के बारे में, फूलों के बारे में, तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं।
कृतेश ने आंसर भी बता दिया है, डी आंसर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सामने ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। तो आंसर मुझे लगता है सबको आंसर पता है इसका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही है। ऑर्निथोलॉजी आपके पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, इसके अंदर बर्ड्स की स्टडी की जाती है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। हर्पेटोलॉजी की बात करेंगे तो जो उभयचर होते हैं ना, सरीसृप जो होते हैं, उभयचर और सरीसृप जो होते हैं, उनका जो इनकी जो स्टडी की जाती है वो हर्पेटोलॉजी के अंदर की जाती है। ऑप्थेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो जो आपके आंखों की जो कहते हैं ना चिकित्सा, आंखों की जो मेडिकल होता है उसकी जो स्टडी की जाती है वो इसके अंदर की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो मानव का जो विकास हुआ है, क्रमिक विकास, तो आंसर पहले मानव किस तरीके से, फिर उसके बाद में विकास हुआ, फिर उसके बाद में विकास हुआ, उसकी पूरी स्टडी जो होती है वो आपकी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जाती है। तो मानवों का विकास एंथ्रोपोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सभी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेम है, पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया था, ये 2021 में सेम क्वेश्चन है। मुझे लगता है सबको इसको भी आंसर सेम ही है, तो आपको आंसर मालूम ही है, तो बता दो क्या आंसर होगा। पहले डी था, अब डी की जगह पे कहीं और है, क्या है? अब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा टाइम लेना नहीं है, ये पता था क्योंकि पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने इसका आंसर तुरंत बता दिया। बिल्कुल सृष्टि गौतम, बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल कृतेश राजपूत बी आंसर है, अंकित भाई बिल्कुल सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। वेरी गुड सभी का भाई। सेरीकल्चर की बात करते हैं, सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर यहां पे दिया गया है, इसका संबंध इनमें से किससे है ये बताना है। ए कहता है भाई मछली पालन से है, बी बता रहा है कि रेशम की जो खेती की जाती है, यानी रेशम की खेती का मतलब है रेशम के कीट का पालन किया जाता है, वो है आपका। सी कहता है पक्षी का पालन है, और डी कहता है यहां पे मधुमक्खी पालन है। अच्छा मैं एक बात पूछूं आपसे, अभी हमने पढ़ा था यहां पे देखो, हमने पढ़ा पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन जो है वो आपका ऑर्निथोलॉजी है। अब मैं आपसे यहां पे पूछूं कि यहां पे पक्षी पालन क्या है? पक्षियों का अध्ययन तो ऑर्निथोलॉजी है, लेकिन पक्षी पालन क्या कहलाता है? इसका आंसर दो। इसका तो आंसर मैं बता ही दूंगा भाई, ठीक है। मछली पालन की बात करेंगे तो मछली पालन आपका पिसीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? मछली पालन जो है वो पिसीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। और दूसरा जो आंसर पूछा गया है सेरीकल्चर, वो उसमें रेशम के कीट का पालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जिसने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। मछली, नीली, रजत, अंडा, पीली, तिलहन, श्वेत, दूध, ये तो भाई क्रांति हैं। ये आपकी जो बता रहे हो ना, ये क्रांतियां हैं जो आपके, जैसे नीली क्रांति, रजत क्रांति, और ये आपकी पीली क्रांति, तिलहन क्रांति, ये अलग क्रांतियां, इनके बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पालन की बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी, पिसीकल्चर फिश का है, बिल्कुल सही है। मैंने पूछा, यहाँ पे मैंने पूछा कि जो पक्षी का पालन है, अभी हमने पूछा था कि पक्षी का अध्ययन, अब पूछा गया है पक्षी का पालन। वहां पे हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों को पाल रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो याद रखना कि पक्षी का पालन जो होता है वो आपका एवीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एवीकल्चर कहलाता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। पक्षी पालन एवीकल्चर, और पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जहां पे स्टडी वर्ड आ जाए, जहां पे स्टडी वर्ड आ जाए उसके लिए लॉजी लगेगा, और जहां पे पालन आ जाए उसके लिए कल्चर लगेगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन यहां पे, अब दोनों में इंपॉर्टेंट देख लेना, पक्षी पालन तो एवीकल्चर है, लेकिन मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है। सेम है, बस एक शब्द का फर्क है या एक अक्षर का फर्क है। ये आपका एवीकल्चर है, ये आपका एपीकल्चर है। ठीक है, चित्रांशी चौहान, राम राम सर जी, आपका दर्शन धन्य हो गए। ठीक है भाई, धन्य हो गए तो और ही अच्छी बात है। हाँ ये बात सही है कि मैं कई दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन हाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फिर से। नमस्ते सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर अभी देख लिया। क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको मैंने बता दिया। रेशम के कीड़ों का पालन होता है, ये मैंने क्वेश्चन अभी बता दिया, इसलिए मैंने इस पर टाइम नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द पशु के व्यवहार, यानी पशु का जो एनिमल होते हैं उनके बिहेवियर का अध्ययन करता है?
इनमें बता दो आंसर क्या होगा। पशु के बिहेवियर, जो एनिमल होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी जो स्टडी की जाती है, इनमें से क्या आंसर होगा बताओ। एटियोलॉजी होगा, बी कहता है भाई एथनोलॉजी होगा, सी कह रहा नहीं एंटमोलॉजी होगा, और लास्ट ऑप्शन ने बताया कि इथोलॉजी होगा। सेम लग रहे होंगे, इथोलॉजी, एटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटमोलॉजी, एथोलॉजी, एक सेम से लग रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी बोलोगे ना सेम सेम से लगेंगे। क्या आंसर होगा? चरण स्पर्श, भाई खुश रहो जो भी हो, मिस लिखा है लेकिन मिस हो तो चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, नमस्ते चल जाएगा आपका। बाकी मिस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे बताओ, पशु का जो व्यवहार होता है ना, एनिमल का जो बिहेवियर होता है, उसका अगर मैं अध्ययन करूं तो वो अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो इथोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा, इथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी। डेटा मर गया? अरे डेटा मत मारो किसी का, भाई कहते ना वो हॉटस्पॉट बोलते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करा लो। डी आंसर, हाँ बिल्कुल डी आंसर होगा। बाकी आपको मैं बता दूं, जब मैं एटियोलॉजी की बात करूंगा तो एटियोलॉजी होता है कि रोगों का जो निदान करना होता है, रोगों के जो भी डिसीज होती हैं उनका कारण जानना, रोगों का निदान करना होगा, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे पास में जैसे किसी को रोग हो जाते हैं उनका उनकी स्टडी की जाती है कि किस तरीके से इसका निदान करना है, इसका उपचार करना है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एटियोलॉजी कहलाता है। और जब मैं यहाँ पे इथनोलॉजी की बात करूंगा तो इथनोलॉजी जो होती है, मानव की जो जातियां होती हैं, ये जाति का मतलब ये नहीं कि तुम ये कहने लग जाओ कि भाई हम ये हैं हम वो हैं, ये नहीं, ये मानव जाति का मतलब है कि जो मानव के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनका अध्ययन। ठीक है, और एंटोमोलॉजी की मैं बात करूंगा तो ये यहाँ पे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे कीड़ों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन होता है, वो आपका एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दी आपको। ऐड आ गया था? नहीं गुरुदेव, मेरे यहाँ हम सब गुरु के चरण स्पर्श ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, और कहना है तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करने दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आता है आपके सामने एक प्रचार जो हमारा है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमारी एक एप्लीकेशन आई है जो यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से एक एप्लीकेशन हमारे द्वारा लॉन्च की जा रही है। और उस पर पहला कोर्स, लेकिन पहले हम एसएससी जीडी लेके आ रहे थे, कुछ रीजन से हमारी एप्लीकेशन नहीं आ पाई, तो उसके बाद में अब हमारी एप्लीकेशन आई है यादविन स्मार्ट क्लासेस। उस पर हम एक कोर्स आपके सामने लॉन्च करने वाले हैं। वो कोर्स है आपका संघर्ष बैच, यानी वो बैच का नाम है संघर्ष बैच। और ये संघर्ष बैच जो होगा, जिसका मैथ बहुत वीक है, जिसका मैथ वास्तव में वीक है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि कह सकते हो कि वो बहुत ही तरीके से कैसे नींव होता है। यहाँ पे मैथ्स जो होता है वो आपकी नींव होता है, किसी भी एग्जाम की नींव होता है या बेस होता है। उसको क्लियर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संघर्ष बैच से जुड़ना पड़ेगा। यादविन सर के द्वारा ही ये लेके आया जा रहा है। ये मैथ्स जो यहाँ पे यादविन सर पढ़ाएंगे, इसमें आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी बेसिक से लेकर, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेस क्लियर नहीं होता है, तो उनको बेस क्लियर कराया जाएगा और इसको हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पैटर्न के बेस पर, तो उस आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा क्लासेस जो रहेंगी आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी, जो आपके मीडियम रहते हैं इंग्लिश और हिंदी, तो बाइलिंगुअल क्लासेस रहने वाली हैं। और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको डाउट क्लासेस देने वाले हैं। और यहाँ पे होना क्या है, जो आपका ये मूल्य है, इसका जो ऑफर का प्राइस है, पहला कोर्स है हमारा, और पहला कोर्स हमारा केवल 199 का है, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। और इस 1 साल में आपका मैथ्स इतना मजबूत होने वाला है जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर पाओ। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ टाइम में, यानी 8 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जल्दी कर लें, क्योंकि इसके फिर हम फीस बढ़ा देंगे। कहते ना ये फीस तो फिर बनती है ना, तो अभी हम आपको 199 में दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। और मैथ्स सीखना है तो आप यादविन स्मार्ट क्लासेस पर जुड़ सकते हैं, और यादविन सर से आप मैथ्स पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जो ट्रिक बताई जाती है, यहाँ पे जो बेस सबसे पहला होता है बेस क्लियर करना, आप बेस को क्लियर करें, उसके बाद ट्रिक पढ़ें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है जी,
सारे एग्जाम निकल जा रहे हैं बट बैच नहीं आ पा रहा। आ चुका है, सारे एग्जाम नहीं निकलेंगे। अब आपका जो एग्जाम आएगा वो सभी एग्जाम को देख के बनाया गया है, ये हमारा बैच। कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी एग्जाम को हम देख के आगे आपके लिए लेके आने वाले। आते हैं अपनी ही बायोलॉजी की क्लास पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहता है? कहता है आपका हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है भाई? किस बात के लिए सॉरी? कत्ल, कातिल, जहर, नाइस सेशन, सब चीज कह दिया लेकिन फिर सॉरी कह दिया। किसके लिए? जहर बोल दिया इसलिए? अच्छा, डेटा खत्म हो चुका है। चलो यहां पे बात करते हैं, हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है। यहां पे आपके सामने ऑप्शन है, पौधे की प्रजनन प्रणाली, यानी पौधे के अंदर जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो आपका हेमेटोलॉजी कहता है। बी कहता है यहां पे ब्लड से संबंधित होता है। सी ने बताया कि नहीं भाई, जानवरों के खान पान की जो आदत होती है ना, वो हेमेटोलॉजी होती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भाई, बोन्स जो होती है ना, बोन्स का अध्ययन कहलाता है आपका हेमेटोलॉजी। रेगुलर साइंस क्लासेज, हाँ बिल्कुल मिस भाई, मिस, हाँ जो भी है, क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं। ये आपकी बायोलॉजी की पहली क्लास है, इसके बाद में आपकी रोजाना क्लासेस चलने वाली हैं बायोलॉजी की। इससे पहले मैंने आपकी फिजिक्स खत्म कराई है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप फिजिक्स की यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपकी फिजिक्स को कंप्लीट किया है, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी आपकी बायोलॉजी आपके सामने है। और बायोलॉजी का आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा कि हेमेटोलॉजी जो होती है उसको रक्त से संबंधित होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। तो मॉर्फो का मतलब होता है संरचना। मॉर्फो का जो मतलब होता है ना, किसी की आकृति के बारे में बात करना। मॉर्फो का मतलब होता है किसी की संरचना के बारे में बात करना। तो यहां पे आपका, जहां पर आकृति के बारे में बात आए, जहां पे संरचना के बारे में बात आए, वो आपका मॉर्फो होगा। और लॉजी का तो मतलब होता है स्टडी। मॉर्फो मतलब संरचना और लॉजी का मतलब स्टडी। तो किसी भी चीज की संरचना की स्टडी करना ही कहलाएगा। ऑप्शन आपके सामने, भाई कीड़ों का अध्ययन, तो कीड़ों की संरचना के बारे में बात तो कर नहीं रहा, तो यहां पे ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है मानव विकास का अध्ययन, तो मानव के विकास की बात हो रही है, ना कि मानव के संरचना की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन यहां पे गलत हो गया। सी कहता है जीव की आकृति, तो आकृति के बारे में तो बात ही हम कर रहे थे। आकृति हो, उसकी संरचना हो, उसकी संरचनात्मक गुण हो, तो वो किसके अंदर आएंगे? वही हमारा मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। और डी कह रहा है कि जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता, तो यहां पे डी आंसर गलत होगा। तो बचा क्या? सी आंसर लग चुका है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस जो है फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। आप उसको एक बार में, कहते ना रोजाना एक एक क्लास देख लोगे तब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? और ये मैंने आपको, अभी क्वेश्चन चले थे ना, तो मैंने बता दिया था कि मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है, मानव के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, मानव की परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, मानव किस तरीके से रहते थे उनका अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंदर किया जाता है भाई? आर्कियोलॉजी के अंदर किया जाता है या फिर आर्कियोलॉजी के अंदर किया जाता है? ने सी ने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, और डी है एंड्रोलॉजी के अंदर। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? बताओ, मैंने बता ही दिया वैसे। तो मानव के बी है क्या? चलिए देखते हैं। तो देखो, आर्कियोलॉजी की बात करें तो आर्कियोलॉजी जो होती है, जो हमारी पुरातत्व संबंधी चीजें होती हैं। पुरातत्व संबंधी का मतलब है जो हमारी बहुत पुरानी, जिनका अध्ययन किया जाता है। तो पुरातत्व संबंधी चीजों का या फिर विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो आपके आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। आर्कियोलॉजी के अंदर, जब आर्कियोलॉजी, देखो दोनों में सेम है, आर्कियोजूलॉजी है, ये है आपको आर्कियोजूलॉजी, और ये है आपकी आर्कियोलॉजी। तो दोनों में बस इतना सा फर्क है, यही याद रखना है कि आर्कियोजूलॉजी क्या है और आर्कियोलॉजी क्या है। आपको बताना है कि आर्कियोलॉजी क्या। चलिए तब तक आपको आंसर बता दूं कि मानव के विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका एंथ्रोपोलॉजी है। मानव के विकास का अध्ययन, मानव के इतिहास का अध्ययन, मानव की परंपराओं का अध्ययन, मानव का धीरे जिस तरीके से विकास हुआ उसका अध्ययन, और मानव ने किस तरीके से रहन सहन किया उसका अध्ययन जो किया जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। और एंड्रोलॉजी जो होता है वो पुरुष स्वास्थ्य से, जो पुरुष का जो स्वास्थ्य होता है उससे संबंधित होता है, वो आपका एंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है जी। बी नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का
मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसका मानव जाति के समाजशास्त्र से अध्ययन या संबंधित है? कहता है भाई एम्ब्रियोलॉजी, बी कह रहा है भाई जूजोग्राफी, सी ने बोला फिजियोलॉजी, और ऑप्शन डी कहता है एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी हमने पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के इतिहास से संबंधित है, मानव के विकास से संबंधित है, मानव की परंपराओं से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सी शाखा होगी? जो मानव जाति के समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का मतलब अगर हम परंपराओं की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो समाज की बात की जा रही है, तो वो किसके अंदर हो रहा है? वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हो रहा है। किसके अंदर? एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15 ने बताया निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता। यानी निषेचन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन और जो वेरिएशंस होते हैं उनका अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात की जा रही है, तो फर्टिलाइजेशन, फिर उसका डेवलपमेंट, उस डेवलपमेंट के बाद में उसका क्या होगा? डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद में क्या होगा? कई सारे वेरिएशन आएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए कहता है भाई का एम्ब्रायोलॉजी, बी ने बताया फिजियोलॉजी, सी है आपका जेनेटिक्स और डी है आपका इवोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा? इसमें जंतु विज्ञान भी तो लिखा है, कहां लिखा है? अच्छा, इसमें लिखा है जंतु विज्ञान। हाँ, तो हम किस में आते हैं? हम भी तो इसी में आते हैं, एनिमल किंगडम में। हमारा जो रहता है, हम लोग जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो हम आते हैं आपकी जूलॉजी के अंदर आते हैं। बॉटनी के अंदर तो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। हम भी उसी में आते हैं, जंतु विज्ञान के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो फर्टिलाइजेशन होना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसका विकास होना, तो भाई किसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है? भ्रूण का। तो भ्रूण होता क्या है? भ्रूण होता है आपका एम्ब्रायो। तो यहाँ पे उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायो हो गया आपका भ्रूण, और लॉजी वर्ड का जुड़ने का मतलब है उसका अध्ययन, उसकी स्टडी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रायोलॉजी। हाँ, हम भी जंतु ही हैं। अब बस जंतु का नाम मत बता देना कि ये वाले जंतु वो वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अब बात आती है पौधे के अंदर जो बीमारी होती हैं। ठीक है, पौधे के अंदर जो बीमारियां होते हैं उनके रोग को पहचानना, उनसे बचाव करना। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है जिससे यानी बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वो क्या कहलाता है? तो पौधे की बीमारी के बारे में पढ़ना, पौधे के रोग के बारे में जानना, पौधे के बचाव के बारे में जानना, ये क्या कहलाता है? सावनी। ठीक है, मिस सावनी लिखा नहीं है इसलिए मिस बोलना पड़ता है। चलिए, मिस सावनी, इसका आंसर क्या होगा? विकृति विज्ञान, यानी जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, क्रिया विज्ञान जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, सी ऑप्शन है फाइटोपैथोलॉजी, और डी है आपका फोटोमार्कोजेनिस। तो क्या आंसर होगा? सर कितनी देर तक क्लास चलेगी? मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला कर लाऊं क्या? फ्रेंड्स को बुलाना था तो शुरुआत में बुला लेते, बस थोड़ी देर की क्लास और है, अगर बुला सकते हो तो बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है, इसके बाद में हो सकता है 20 या 21 क्लास 21 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इतने ही क्वेश्चन में लेके आता हूँ, 20 से 25 अगर लगेगा मुझे कि इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वही है आपके 20+ बस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा इसका कि पौधे की बीमारी, पौधे के रोग और उसका बचाव करना होगा, तो वो आपका फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पौधे के रोग के बारे में जानना, पौधे के रोग से बचाव करना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। अब 17 क्या कह रहा है? 17 ने बोला कि जो जीवित चीजें होती है ना, तो जीवित चीजों पर मृदा का जो प्रभाव होता है, जीवित चीजें हैं जैसे हम लोग हैं तो हम क्या जीवित हैं, तो हम पर मृदा का प्रभाव क्या पड़ेगा? मृदा का मतलब सॉइल, मिट्टी, मिट्टी का जो प्रभाव पड़ेगा उसका जो अध्ययन होगा तो वो किस शाखा के अंतर्गत आएगा? तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है,
एंड्रोलॉजी, बी कहता है एडाफोलॉजी, सी ने बताया कि एग्रोबायोलॉजी और डी कह रहा है यहां पे डास्मोलॉजी। तो क्या आंसर होगा? जब मैं मिट्टी के बारे में बात करूं, अगर मैं मिट्टी की स्टडी के बारे में करूं, यहां पे बात करूंगा स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में बात करूं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पेडालॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसे पेडालॉजी कहा जाता है। लेकिन उसके इफेक्ट के बारे में बात की जाएगी तो याद रखना, जब उसके इफेक्ट के बारे में बात की जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा एडाफोलॉजी। क्या हो जाएगा? एडाफोलॉजी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एग्रोबायोलॉजी नहीं होगा, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रोबायोलॉजी का मतलब है एग्रीकल्चर के बारे में जानना, उसकी स्टडी करना कि इस मिट्टी पर कौन सी यानी कौन सी फसल हो सकती है। लेकिन यहां पे बता रहा है कि उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो इफेक्ट आपका एडोफोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी के बारे में जानना, मिट्टी के इफेक्ट के बारे में जानना, तो वो एडाफोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल मिस सावनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 ने बताया कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान, शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों पंच स्थितियों से संबंधित है। तो पुरुषों के अंदर जो रोग होते हैं, अब वो रोग कौन से? जो यौन रोग होते हैं पुरुषों में, वो किसके अंदर आते हैं? ऑप्शन आपका कहता है एंड्रोलॉजी, बी कह रहा है एस्टाकोलॉजी, सी ने बताया बायो इकोलॉजी और डी कहता है डेस्मोलॉजी। तो पुरुषों के अंदर जो विशिष्ट रोग होते हैं या फिर हम उसे कहते हैं गुप्त रोग जो होते हैं, सेक्स रोग जो होते हैं, डिसीज जो होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं? ऑप्शन आपके सामने, इनका बताना है क्या आंसर होगा। और शिखा कुमारी एडाफोलॉजी जो होगा वो मिट्टी का यानी जीवित चीजों पर मृदा का जो प्रभाव होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। और इसका आंसर कृतेश राजपूत ने बताया है ऑप्शन नंबर सी बायो इकोलॉजी। तो भाई बायो इकोलॉजी इसका आंसर नहीं होगा। यानी पुरुषों के अंदर जो रोग होते हैं, विशिष्ट रोग जिन्हें बोला जाता है, जिसे हम यौन रोग कहते हैं, वो आपका किसके अंदर आता है? वो आपका एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। कहाँ, किसके अंदर? एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, तो याद रखना, पुरुषों के अंदर जो विशिष्ट रोग या सेक्स डिसीज जो बोलते हैं, यौन रोग जो बोलते हैं, वो हमेशा एंड्रोलॉजी के अंदर आएगा। वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, बिल्कुल सही आंसर। मिस शाबनी का आंसर गलत है, चित्रांशी चौहान ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं ये कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार, यकृत मतलब होता है लीवर, यकृत का मतलब यहां पे है लीवर, तो लीवर के उपचार और अध्ययन, लीवर का उपचार यानी लीवर में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी रोग होता है तो उसका उपचार करना और उसका अध्ययन करना उन किससे संबंधित होगा? आज सबका डेटा खत्म। हाँ, मैं आज बहुत दिनों बाद आया हूं ना, इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पे बोल रहा है कि जो लीवर होता है, जैसे आपका लीवर होता है, एक होता है आपका गॉल ब्लैडर होता है, जो आपने कई बार नाम सुना होगा, जिससे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। जब किसी के गॉल ब्लैडर में आपका क्या होता है? ज्यादातर स्टोन हो जाती है तो क्या करते हैं? हम उसको बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। एक होता है आपका पैनक्रियाज, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। तो इनमें जो रोग होते हैं, इनमें जो डिसीज होती हैं, उनका बचाव करना और उसका अध्ययन करना किसके अंदर आएगा? हेलिकोलॉजी के अंदर, हेप्टोलॉजी के अंदर, हेट्रोलॉजी के अंदर, या फिर जेरिएट्रिक्स के अंदर आएगा। तो या बिल्कुल सबके खत्म, बस 2-4 मिनट की बात है, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर होगा बी, हेप्टोलॉजी के अंदर आता है। हेप्टोलॉजी के अंदर यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, जिसे लीवर, गॉल ब्लैडर या फिर हम क्या कह रहे हैं? पैनक्रियाज कह रहे हैं, इसका उपचार और इसका अध्ययन किया जाता है। और किसके यानी इसका अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? हेप्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? अब बात आती है जीवों के वर्गीकरण की, यानी जो टैक्सोनॉमी जिसे बोलते हैं, जीवों का वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। सावनी तुम मत बोलो ऐसे। चलो, तो यहां पे जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जीवों का जो वर्गीकरण होता है, जिसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, तो वो जीव विज्ञान की किस शाखा को कहा जाता है? ए कहता है उसे वर्गीकरण, मैंने ही बोल दिया टैक्सोनॉमी, कोई बात नहीं है, हाँ तुम्हारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इसके यानी इसको जो आपके फादर थे, आपके नहीं,
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी उसी टाइम पे बताया था। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्ल लीनियस कहते हैं। ठीक है, तो कार्ल लीनियस ने ही टैक्सोनॉमी का आधार दिया था। तो टैक्सोनॉमी बताया था कि इसको दो पार्ट में, बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा जाता है, जिसे हम बॉटनी और जूलॉजी कहते हैं। रुक रुक कर क्लास चल रही है, नहीं रुक नहीं रही है, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, एक्सलेंट कनेक्शन आ रहा है, बिल्कुल सही क्लास चल रही है। तो हाँ, हो सकता है आपका डेटा खत्म हो गया, उसकी वजह से आपकी क्लास रुक रही हो, वैसे आपकी अभी क्लास नहीं रुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसको करने के बाद में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब है कल करेंगे, जो आपके एक नए टॉपिक के साथ में होगी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जंतु विज्ञान। भाई इसका आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा, और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ए कहता है ऊर्जा का, बी कहता है जंतु विज्ञान फलों का अध्ययन है, सी कहता है भाई विषाणुओं का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर डी कहता है भाई एनिमल का अध्ययन है। तो क्या आंसर होगा कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? सावनी देखती रहो, क्लास कोई चाहे चले नहीं। ठीक है, देखते रहो भाई। चित्रांशी का आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिखा कुमारी का ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी बिल्कुल, सबका आंसर दे दिया। जानवरों का आपका अध्ययन कहलाता है, एनिमल की स्टडी की जाती है, जिसे हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जूलॉजी के फादर कौन है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में बैचेस जो चल रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में कौन कौन से चल रहे हैं और कौन कौन से आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल में आपके लिए हम एक बैच लेके आ रहे हैं जिसका नाम है संघर्ष बैच, जो आपको 199 रुपये में मिलने वाला है, जिसमें आपका मैथ्स फाउंडेशन का बैच होगा, जो 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ में स्टार्ट होगा, जिसका मैथ्स बहुत कमजोर है। जो मैथ्स वास्तव में पढ़ना चाहता है या मैथ्स के बारे में बारीकियों को जानना चाहता है, मैथ्स के बेस को मजबूत करना चाहता है, वो हमारे सब्जेक्ट इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। केवल 199 का है, 199 रुपए का है, इसमें पिज्जा भी नहीं आता। 199 इतने में तुम बैच दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या पहले ही बता दिया था हम क्या क्या देने वाले हैं इसमें। लाइव क्लासेस के अलावा यहाँ पे क्लास नोट्स भी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी, डाउट क्लासेस भी रहेंगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक रहेगा, और हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एग्जाम को हम कवर करने वाले हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, एसएससी के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम, चाहे वो स्टेट के एग्जाम क्यों ना हो, सारे ही एग्जाम को ये कवर करने वाला है। ठीक है, आपके अलावा इसके अलावा हम RO ARO को भी यहाँ पे क्लासेस चला रहे हैं। जो आपका RO ARO होने वाला है उसके लिए क्लासेस हम चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ, यानी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 4 क्लासेस दी हैं। अब आपकी फिर से क्लासेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब आपकी आगे की क्लास आने वाली है, जिसमें हम पूर्वावलोकन, जो आपकी घटना चक्र आती है, उस घटना चक्र का पूर्वावलोकन श्रृंखला है। इस घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चंस का यहाँ पे एनालाइजेशन करते हैं, और एनालाइजेशन के अलावा यहाँ पे आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये भूगोल की क्लासेस रोजाना चलेंगी। आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली हैं, तो कल से आपकी मेरे ज्योग्राफी की क्लासेस आने वाली हैं। बाकी आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस अखिल सर के द्वारा ली जा रही हैं। आपको पता ही है कि पूर्व अवलोकन श्रृंखला में इतिहास की क्लासेस RO ARO के लिए ये भी क्लासेस हमारे द्वारा ली जा रही हैं। बाकी रेलवे की क्लासेस आपको पता ही है कि 6 बजे से हमारा बैच स्टार्ट होता है, जिसमें GS की क्लासेस ललित सर के द्वारा ली जाती हैं। 8 बजे यादवेंद्र सर के द्वारा मैथ्स की क्लासेस ली जाती है, और 9 बजे जो क्लासेस रुकी हुई थी वो क्लास भी अब मेरे द्वारा अब आपसे दोबारा से फिर से स्टार्ट की गई है, जिसमें मैंने फिजिक्स कंप्लीट कराया। अब बायोलॉजी की बारी है, तो अब बायोलॉजी के लिए आपको पढ़ना है, तो हमारे साथ में जुड़ना है। इसी के लिए हमें यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं, वो नए साथी जो हैं, वो इस चैनल को, इस वीडियो को अपने साथियों को जो वास्तव में सीरियस हैं पढ़ने के लिए, उनको शेयर जरूर करें, जिससे कि वो साथी हमारे साथ में जुड़ें और यहाँ पे देखें कि वास्तव में किस तरीके का आपको लिए पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके की आपकी मेहनत, हमारे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आपके लिए एग्जाम जो हम लेके आएंगे, यानी जो भी चीज़ें लेके आएंगे, वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। जितना पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट क्लास है, या जितना आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल वही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, कब से स्टार्ट होगा ये,
तो ये बैच आपका जो 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, सॉरी 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसकी डेमो क्लासेस आपके 2 या 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाएंगी। तो 9 दिसंबर से पहले आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन है यादवेन स्मार्ट क्लासेस, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, हमारे होम पेज पे जाना है। होम पेज पर जाने के बाद में आपको संघर्ष पेज दिखेगा, उस संघर्ष पेज पे क्लिक करने के बाद में आपको बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, और बाई नाउ के बाद में आपको पे करना है 199 रुपए। इसके बाद में आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी 199 रुपए पे कर देंगे, तब ये बैच आपको आपका 9 तारीख से 9 दिसंबर से आपके सामने स्टार्ट होगा। 9 दिसंबर तक आपके लिए 199 का है। 9 दिसंबर के बाद में इसकी रेट बढ़ जाएंगी, इसलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिस सावनी, इसका प्राइस है केवल 199। ठीक है, अभी जो पहला बैच है हमारा, ये पहला बैच है, इसलिए इसकी जो रेट है वो केवल 199 है। इसके अंदर हम सभी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, जो आपके बेस को क्लियर करेगा और मैथ्स का डर खत्म करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही चलाते हैं। सर मैं पेटीएम नहीं चलाती हूँ, तो भाई अगर पेटीएम नहीं चलाते हैं तो इसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, और इसका सॉल्यूशन जैसे ही हो जाएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर से क्लास आएंगे, फिर से हम क्लास लेंगे। 9 बजे जो क्लास रहेगी वो आपकी जीएस की क्लासेस, सॉरी 9 बजे जो क्लास रहेगी वो आपकी साइंस की क्लासेस रहेगी। और साइंस की क्लासेस में मैंने आपका बायोलॉजी स्टार्ट किया है, और आज की पहली क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।